नमस्कार, इंडियन न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। आज जो बजट पेश हुआ है, इसको लेकर सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट पुष्पेंद्र कुमार जी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो बजट है ये इस सरकार का आखिरी बजट है, क्योंकि आपको भी पता है कि आने वाले 1-2 माह के अंदर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो यह अंतरिम बजट है। तो इसके अंदर आपने देखा होगा, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस बजट के दौरान अपने सरकार, मोदी सरकार की 2014 से लेकर के आज तक जितनी भी योजनाएं हैं उन सब के बारे में एक विवरण दिया और बताया कि किस किस योजनाओं से क्या क्या फ़ायदा हुआ है, उसके कौन कौन लाभार्थी हैं, इसके बारे में बताया। उन्होंने एक जोर ये भी दिया कि हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं वो समाज को 4 जातियों में बांटते हैं। एक तो गरीब, एक महिला, एक युवा और एक अन्नदाता किसान। तो आप देखेंगे इन 4 जातियों के लिए जो कि मोदी जी के हिसाब से है, उनके लिए इस सरकार ने 2014 से लेकर के आज तक क्या क्या किया। गरीब के लिए क्या किया, तो उन्होंने बताया गरीब लोगों को कोरोना काल के अंदर 80 करोड़ की जो हमारी आबादी थी, जो एक भीषण महामारी आई, उसके अंदर 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया। जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसे की, महिलाओं के अंदर रोजगार कैसे बढ़ाया, और जो एक विशिष्ट समाज की महिलाएं थीं जो आज़ादी के बाद से जिनकी मांग थी कि उनको आज़ादी मिले, और कुछ वर्षगत उनको ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई थी जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को जो है वो बैन लगाया था, बट बाद में लोकसभा के थ्रू उसको जो है उस समय की जो सरकार थी उसने वैध घोषित किया था। मोदी जी ने उस समाज की महिलाओं के लिए भी उनको समानता का अधिकार मिले, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं एज पर जो कि हमारा भारत के संविधान का पार्ट भाग 3 जो है जो बताता है कि सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकार हैं, तो उन मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए जो ट्रिपल तलाक है उसको समाप्त किया। युवाओं के लिए जो है वो आप देखेंगे कि मुद्रा योजना के थ्रू, मुद्रा योजना के अंदर लोगों को, युवाओं को लोन की व्यवस्था कराई गई। उसके बाद स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, उसके बाद स्किल इंडिया, जो युवा शक्ति है हमारी, क्योंकि आपको भी पता है कि मोदी जी ने वर्ष 2018-19 में ये आह्वान किया था और हम लोगों को सूचित भी किया था कि हम आने वाले कुछ वर्षों के अंदर जो हमारी इकोनॉमी है, जो आज के समय पे 3.5 ट्रिलियन की है, उसको 5 ट्रिलियन तक लेके जाना है। तो 3.5 से 5 ट्रिलियन तक जाने के लिए हमें जो हमारे सर्विस सेक्टर हैं उसको भी गति देनी पड़ेगी, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको भी गति देनी पड़ेगी। तो इन दोनों सेक्टरों को गति देने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत काम करना है हमें। इसके लिए आप देखेंगे 2014 के बाद से, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बड़ी दूरदृष्टिता रखते हैं और उनकी जो प्लानिंग है, एक हर गरीब व्यक्ति को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना, उन्होंने हर एक गरीब को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा। कैसे? जनधन में खाते खोल करके। पहले एक लिमिटेड समाज ही था वही बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा था, बट जनधन के थ्रू उन्होंने गरीब आदमी को जोड़ा, और उस गरीब आदमी को जोड़ के जो बिचौलिए थे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करके जो पहले पैसा लीक हो जाता था, बीच से जो चीज़ें थी, तो उन्होंने जितने भी एक तो गरीबों को जोड़ा और जितने खाते थे उन सबको आधार से लिंक करा। तो जो फर्जी लोग थे, जो केवल खातों में थे, वो सारे लोग हट गए। तो उससे सरकार का पैसा भी बचा, जिससे जो एक्चुअल जो डिज़र्विंग थे, जिनको मिलना चाहिए पैसा, उनको मिला। ये वाला भी जो है उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। किसानों के लिए उन्होंने सम्मान निधि की योजना बनाई कि जो किसान हैं उनको सम्मान निधि मिले। आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि जो आज मैं सुना माननीय वित्त मंत्री जी को, तो उन्होंने बोला कि 11.8 करोड़, मोटा मोटा 12 करोड़ किसानों को सीधा लाभ होता है जो आपका ये सम्मान निधि, प्रधानमंत्री सम्मान निधि है। उन्होंने क्रॉप के इंश्योरेंस की व्यवस्था कराई किसानों के लिए। तो
आज का बजट जो मूल्यता है वो उन्होंने अपनी 2014 से लेकर के आज तक जो 4 जातियां जो हमारे प्रधानमंत्री के हिसाब से हैं, गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता किसान, उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, उसका जीवन कैसे सरल हो, उसकी जो लाइफ है, उसका जो जीवन है वो किस तरीके से ठीक हो, उसकी आय कैसे बढ़ाई जाए और हर व्यक्ति को घर कैसे मिले, घर का सपना जो मोदी जी ने बोला था कि 2025 तक आते आते हम सबको घर दे देंगे। आज के बजट में उन्होंने उसका भी जिक्र किया। उन्होंने बताया, निर्मला सीतारमण जी ने, कि अभी तक 3 करोड़ के करीब लोगों को जो आवास मिल गए हैं। आने वाले गत 5 सालों के अंदर 2 करोड़ लोगों की हम और आवास की व्यवस्था करेंगे। आवास जो योजना है उसके थ्रू सब्सिडी देते हैं। जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं तो उन्होंने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि अगर आपकी फैमिली की इनकम इतनी है, जो अमाउंट है, और आपका मकान इतना बड़ा है, तो उसके अंदर जो भी आप लोन लेंगे तो भारत सरकार जो है उस लोन का कुछ हिस्सा जो है वो सब्सिडी के रूप में आपको देगी, जिससे कि एक गरीब व्यक्ति भी जो है वो मकान ले सके। महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था करी, साफ़ सफाई की व्यवस्था करी। अगर साफ़ सफाई होगा तो आपका खर्च जो है, जो आपका मेडिकल एक्सपेंडिचर है वो कम होगा। लोगों के लिए फिर आयुष्मान की व्यवस्था करी। तो आज के बजट में तो केवल 2014 से लेकर के आज तक इस सरकार ने क्या क्या करा, उन सब बातों का उल्लेख इस बजट में किया गया। और इसमें यह भी बताया गया कि एक बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन करके कि 2014 से पहले क्या क्या कमियां थी पुरानी गवर्नमेंट की, उसके लिए एक वाइट पेपर भी आएगा, श्वेत पत्र एक लाएंगे कि पहली गवर्नमेंट में के समय में क्या क्या दिक्कतें थी। तो ये जो था वो आज का बजट का जो है वो। अक्सर बजट में टैक्स की छूट की बात होती है, क्या इस बार किसी प्रकार की छूट की बात कही है इस बार? मैंने आपको बताया कि ये बजट जो था अंतरिम बजट था, और मैं आपको बताना चाहूँगा इस बजट के अंदर कोई टैक्स छूट नहीं दी गई है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले सालों में सरकार ने कॉर्पोरेट्स को काफ़ी टैक्स छूट दी थी, ताकि देश के अंदर जो है ना वो एक्सपोर्ट बढ़े, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। क्योंकि जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे टैक्स रेट जो है वो 15 to 20% के बीच में था। इंडिया के अंदर अगर सरचार्ज लगा के देखें तो टैक्स हमारा जो है 33% से ज़्यादा हो जाता था। तो मोदी गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनसे पहले ही कॉर्पोरेट टैक्स में काफ़ी छूट दी थी। इस बार उन्होंने पिछले वर्षों में जो है वो स्लैब रेट भी एक नया इंट्रोड्यूस किया था, जो इंडिविजुअल्स के लिए था कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस बजट में स्लैब रेट में कोई चेंज नहीं है, ना किसी कंपनी के किसी टैक्स रेट में चेंज है। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है वित्त मंत्री जी ने बताई बजट के दौरान, कि जो प्रत्यक्ष कर है उसकी जो कलेक्शन है वो 3 गुना बढ़ गई है पिछले 10 सालों में, जब से मोदी सरकार आई है 2014 के बाद से। और जो टैक्स बेस जो टैक्स कितने लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू किया, तो उन्होंने बताया कि लगभग 2.4 टाइम्स जो है वो ज़्यादा लोग अब टैक्स फाइल कर रहे हैं 2014 की तुलना में। यहाँ पे एक लिटिगेशन के लिए बड़ा अच्छा जो है वो बजट के अंदर आया है कि 2009-10 तक कोई डिमांड अगर 25,000 रुपये तक की थी 2009-10 तक, तो वो डिमांड जो है वो विड्रॉ कर ली गई है। यानी आपको अगर मान लीजिए आपकी डिमांड 24,000 कुछ की थी या 25,000 तक की थी, और वो डिमांड जो थी वो 9-10 तक थी, मतलब 2009 और 10 या उससे पहले की थी, तो वो डिमांड अब विड्रॉ हो जाएगी। और 10,000 तक की आपकी डिमांड 2014-15 की है तो वो विड्रॉ हो जाएगी। आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है, ना डिपार्टमेंट अपील फाइल करेगा, वो डिमांड आपकी। तो इससे क्या होगा, जो वित्त मंत्री जी ने बताया कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं जिनकी या तो 25,000 या उससे कम की डिमांड थी 2009-10 तक, या 2009-10 से लेके 2014-15 तक जो है वो 10,000 या उससे कम की डिमांड थी, वो सारी विड्रॉ हो जाएगी। तो इसके जो है 1 करोड़ के करीब जो है वो लाभार्थी होंगे जिनको इससे फायदा होगा। मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है, क्या इस बजट में कुछ विशेष किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर?
इस बजट के अंदर जो जहाँ तक मैंने बजट स्पीच सुनी उसके अंदर ये बताया गया है कि जो पहले रेलवे के जो नॉर्मल कोच होते थे, आप देखेंगे उनके अंदर काफ़ी अच्छी सुविधाएं नहीं होती थी एज कम्पेयर टू वंदे भारत। तो अब जो मोदी गवर्नमेंट है इसके अंदर उन्होंने बोला है कि जो 40,000 बोगियाँ होंगी, जो नॉर्मल बोगी हैं, उनको वंदे भारत की बोगी जिस तरीके से होती है उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, लोगों को काफ़ी जो है, जो आए दिन जो रेलवे में जो दिक्कतें आती थी, लोग ट्वीट किया करते थे, लोग फ़ोटोज़ शेयर करते थे, वो दिक्कतें कम होंगी और लोगों को एक अच्छे सफ़र का आनंद मिलेगा, जिससे कि हमारा टूरिज़्म भी बढ़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक टूरिज़्म, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो मूल्यतः जो है वो टूरिज़्म पे बेस्ड है। तो अगर हमारा ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो उससे एक तो हमारे देश के अंदर ही टूरिज़्म अच्छा होगा और जो बाहर वाले लोग भी आएंगे तो वो भी इन चीज़ों की काफ़ी सराहना करेंगे। तो इसके लिए जो है, जो इस बजट में है, वो 40,000 जो बोगियाँ हैं, जो नॉर्मल बोगी हैं, उनको वंदे भारत के स्टैंडर्ड के हिसाब से किया जाएगा। इस बार सुनने में आया है कि देश का वित्तीय घाटा 5% से ज़्यादा है, जो कि किसी देश के लिए अच्छा नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वित्तीय घाटा होता क्या है। तो अगर मैं सरल शब्दों में आपको बताऊँ तो जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो कितना पैसा कमाता है और कितना पैसा खर्च करता है। अगर उसकी आमदनी जो है वो उसके खर्चे से ज़्यादा है तो कोई डेफिसिट नहीं है, मगर उसके खर्चे अगर ज़्यादा हैं और उसकी आमदनी कम है तो उन दोनों में जो डिफरेंस आता है उसको डेफिसिट बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार भारत सरकार के केस में भी है, या किसी भी गवर्नमेंट के केस में, कि गवर्नमेंट जो है उसकी इनकम अगर कम है और उसके खर्चे ज़्यादा हैं तो वित्तीय घाटा होगा, जो कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है जो सबने पढ़ा है, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उन सबको पता होगा। अगर मैं बात करूं कि 2013-14 में अगर मैं फिस्कल डेफिसिट की बात करूं तो उस समय 4.5% था, और जैसे ही गवर्नमेंट आती है, मई 2014 में ये गवर्नमेंट आती है, तो आप देखेंगे 14-15 के अंदर जो फिस्कल डेफिसिट था वो 4.5 से 4.1 हुआ। उस समय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी थे। उसके बाद उसके ठीक अगले साल 15-16 में आप देखेंगे तो वित्तीय घाटा 3.9% हो गया, वो और कम हुआ, और 16-17 में वो 3.5 हो गया, और 17-18 में भी 3.5 ही था, और 18-19 में वो 3.4 हो गया। यानी वित्तीय घाटा आप देखेंगे कम होता गया। मगर आप देखेंगे 19-20 में कोरोना काल आता है। अब जैसे ही कोरोना आया तो पूरे देश के अंदर मार्च के अंदर जो था वो लॉकडाउन लगे, तो देश की प्रोडक्टिविटी कम हुई, भारत सरकार की टैक्स की कलेक्शन कम हुई, जिस वजह से जो कलेक्शन है कम होने से इनकम कम हो गई। तो इनकम कम होने से आप देखेंगे 19-20 के अंदर जो फिस्कल डेफिसिट 18-19 में 3.4 था, और सरकार इसको और कम करने के बारे में सोच रही हुई, क्योंकि आपने देखा होगा 14-15 में से जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया था, मगर सडन कोरोना आने से ये 4.6 हो गया। फिर 2021 के अंदर पूरा लॉकडाउन था, मैक्सिमम लॉकडाउन था, तो उसमें क्या होगा, भारत सरकार को लोगों को जो है वो अनाज भी देना था, तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था जो सोशल वेलफेयर स्कीम के अंदर और कोरोना से रोकथाम करने के लिए वो बढ़ गया। और क्या था, फैक्ट्रियां मैक्सिमम बंद हो गई थी, बहुत कम, केवल जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें थी वही चल रही थी, जिस वजह से टैक्स कलेक्शन काफ़ी कम हुआ और एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो आप देखेंगे कि 2020-21 में जो फिस्कल डेफिसिट था वो 9.2% था। फिर 2021 और 2022 के अंदर 21-22 के अंदर थोड़ा खुला और जो लॉकडाउन था वो कम हुआ, कोरोना का जो इफेक्ट था वो कम हुआ, तो आपने देखा होगा कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो 9.2 से 6.8 हुआ, और फिर 2022-2023 के अंदर ये 6.8 से 6.4 हुआ, फिर 23 से 24 के अंदर ये 5.9 हो गया। यानी जब आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो कोरोना जो फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ा, वो जब कोरोना बहुत पीक पे था तो बढ़ा, क्योंकि सारी तरफ लॉकडाउन था। तो उसने ऐसा नहीं है केवल भारत की इकोनॉमी को ही अफेक्ट करा, उसने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इफेक्ट करा, क्योंकि उस समय क्या था, मार्केट के अंदर एक स्लो डाउन भी आ गया था। तो जब भी मार्केट के अंदर स्लो डाउन आता है तो भारत सरकार को पैसा डालना होता है। तो आपने देखा होगा उसके अंदर गवर्नमेंट ने जो है वो लोन भी दिया, जितने भी पुराने फैक्ट्री थी उनको लोन की सुविधा अवेलेबल कराई।
क्या था, टीडीएस के अंदर भी कुछ रिलैक्सेशन दिया था कि आपको 50 या 75% तक ही जमा कराना है, क्योंकि जिससे मार्केट में लिक्विडिटी आए। क्योंकि अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आएगी तो डिमांड नहीं आएगी। तो मार्केट में लिक्विडिटी लाने के लिए भी गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंस करा और 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बता रहे हैं कि मुफ्त में अनाज जो है वो व्यवस्था कराई गई कि लोग भूख से ना मरे। तो इस वजह से अभी आप देख रहे हैं तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड है। अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं तो 5.8 था, इस बार का जो अनुमान है वो 5.1 है। और ये मुझे लगता है आने वाले कुछ समय के अंदर अगर हमारी इकोनॉमी जितना अच्छा बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन काफ़ी अगर जैसे बढ़ता है, तो ये फिजिकल डेफिसिट जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, दोबारा ये 4% के नीचे आ जाएगा, जो कि 18-19 में हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत कम था, जो 3.4 था। बट कोरोना के आने से ये सडन बहुत इंक्रीज हुआ। जो देश पे कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा नहीं है कर्ज जो केवल है हिंदुस्तान पे ही बढ़ रहा है। ये आप देखेंगे ना, जैसे आप यूएस का देखिए, तो यूएस के अंदर भी आप देखेंगे जितनी उनकी जीडीपी है उससे ज़्यादा कर्ज है उनके ऊपर, मोटा मोटा 1.5 गुना 2 गुना के करीब कर्ज है। आप डाटाबेस उठाइए, वहाँ पे देखिए यूरोप की जितनी डेवलप्ड नेशन है उन सबके ऊपर कर्जा जो उनकी जीडीपी से ज़्यादा है। कर्ज लेना कोई गलत नहीं है, बस उस कर्ज का इस्तेमाल आप कैसे करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कर्ज लिया शादी करने के लिए तो वो गलत है। अगर आपने कर्ज लिया फ़ोन लेने के लिए, मोबाइल लेने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, वो गलत है। मगर अगर आप कर्ज ले रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, अगर आप कर्ज ले रहे हैं अपने स्किल सेट को डेवलप करने के लिए, तो उससे क्या होगा कि आज जो आप अपने अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट कल की डेट में कई गुना रिटर्न के फॉर्म में आपको मिलेगी, आपका विकास होगा। ये जो मूल सिद्धांत है वो एक देश पे भी लागू होता है। अगर हम कर्ज लेते हैं, अगर कोई भी देश अगर कर्ज लेता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करने के लिए, सर्विस सेक्टर को डेवलप करने के लिए, तो वो क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होकर के पैसा जो है, क्योंकि जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो हमने जैसे इंफ्रा में हम पैसा डालते हैं तो हम कहते हैं कि हम 1 रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर में डालते हैं तो वो 2.5 टाइम्स होकर के वापस आता है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उससे हमारा बिजनेस अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। एम्प्लॉयमेंट अगर आता है तो लोगों की जेब में पैसा आएगा, लोग डिमांड करेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, घर लेंगे, उससे क्या होगा और ज़्यादा जो है वो डिमांड जनरेट होगी और फिर सप्लाई और बढ़ेगी तो लोगों को और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक सिद्धांत है अर्थशास्त्र का कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अच्छा है, वो एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। वो जैसे कि आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारी सरकारें हैं जो फ्रीबीज दे रही हैं, आप जो आवश्यकता है वो दीजिए, बट लोगों को उनकी शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, उनके सड़क की व्यवस्था कीजिए, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था कीजिए। उससे क्या होगा कि वो जो पैसा लगेगा, अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति पड़ जाता है तो उससे उसके पूरे परिवार का भला होगा। अगर किसी को हमने स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दी उससे उसका भला होगा। उसको फ्री में पैसा दे देना कि आपका जी कोई फ्रीबीज दे दिया, उससे कोई विकास नहीं होगा। तो अगर गवर्नमेंट अगर जो ये कर्ज ले रही है, आप ये देखिए ना कि आजकल लोग कंपेयर कर रहे हैं कि 2014 से पहले देश के ऊपर कितना कर्ज था, आज कर्ज 3 गुना 4 गुना हो गया है, 3 गुना बता रहे हैं लोग। आप देखेंगे तो आप टैक्स कलेक्शन भी देखिए ना, टैक्स कलेक्शन भी तो 3 गुना हो गया है। आज निर्मला सीतारमन जी ने बताया कि जो प्रत्यक्ष कर है उसकी कलेक्शन 3 गुना हो गया है, जो टैक्स बेस है वो 2.4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा हो गया है। आज उन्होंने एक और बात मैं बताना चाहूँगा, जो एफडीआई है, एफडीआई भी जो 2004 से उन्होंने कंपेयर 10 साल का डाटा है कि 2014 से लेके आज तक के डेट में डबल एफडीआई आया है। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है। आज की डेट में हमारे देश, हम चाइना से कंपेयर करते हैं, अमेरिका से कंपेयर करते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तभी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ लग रही हैं। हमें केवल सर्विस के ऊपर डिपेंड नहीं, अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंडेंसी लानी है, मैं दोनों को साथ साथ लेके चलना है, सर्विस सेक्टर को भी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम करना होगा। हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैं ऑडिट के चक्कर में काफ़ी जगह जाता हूँ, तो जो नॉर्मल जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो हमारे देश का बहुत अच्छा हो चुका है।
मगर और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई आपकी, वो भी अच्छी करनी है हमें। फिर सीवरेज की व्यवस्था जो है, आप देखिए जाम वाम लग जाता है, उससे क्या होता है कि एक जो बिजनेसमैन है उसकी जो कॉस्टिंग बढ़ती है ना, उसके पेट्रोल का खर्चा बढ़ता है, उसका वेयर टियर बढ़ता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं वो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट ही बनेगा। तो फिर जब वो पार्ट बनेगा तो हम एक्सपोर्ट में कंपिटिटिव कैसे होंगे? तो एक्सपोर्ट में कंपिटिटिव होने के लिए और एफडीआई को, क्योंकि अभी हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, अभी बहुत सारे लोगों के पास गाड़ियां नहीं है, अभी भी बहुत सारे लोग जो है फाइनेंशियल सेक्टर से काफ़ी हद तक जुड़े हैं, बट लोन उस तरीके से फाइनेंशियल सेक्टर में तो भी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रगति आनी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो डिमांड जनरेट होगी। तो अभी तो जैसा उन्होंने शुरू में जो उनकी स्पीच थी, उन्होंने बताया कि 2047 तक हमारा संकल्प है कि हम इस देश को एक डेवलप्ड नेशन सुनाएंगे। क्योंकि जब मैं छोटा था तभी से सुनता आ रहा हूँ कि भारत एक विकासशील देश है, और आज भी सुनने में आ रहा है कि भारत एक विकासशील देश ही है। अब ये विकसित कैसे होगा? तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। तो कर्ज बढ़ रहा है, बट अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में के लिए बढ़ रहा है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज वो किसी ऐसी चीज़ के लिए बढ़ रहा है जो नॉन प्रोडक्टिव है, तो फिर वो उचित नहीं है, वो राष्ट्र के लिए वो ठीक नहीं है।